हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं, इसको हम पढ़ने वाले इसके बारे में। बच्चों, आपको मालूम है 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। वो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। हमारा देश जो था अलग अलग सामाजिक विविधताओं का देश था, संपन्न था। हमारे देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। इसलिए योजना आयोग का गठन करना, औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना और आर्थिक विकास को साध्य कर देश की गरीबी को दूर करने जैसी समस्याओं पर उपाय करना स्वीकार किया गया। बच्चों, दरिद्रता का मतलब मालूम है? दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। हमारे देश उस समय हमारा देश बहुत ही गरीब था और उस समस्या को दूर करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़े। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना था। हमारे देश में लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास था, जिसके कारण हमारे देश को राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही जो बहुत सारे जो समाज सुधार थे उसको भी प्रत्यक्ष में उतारना था, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंधविश्वास और तरह तरह की रूढ़ी परंपराएं थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी थी। तो वो सब चीज लाना था। नीची जाति के लोगों को उनका अधिकार दिलाना था। तो उसके लिए जो समाज सुधार किया था उसको लागू करना था। इसके लिए तरह तरह कार्यक्रम और नीतियों का समावेश किया गया था। 1960 का दशक भारत की राजनीतिक परिस्थिति को प्रभावित करने वाली बहुत सारी घटनाएं 1960 के दशक में घटी। उस समय पुर्तगालियों का गोवा, दीव, दमन प्रदेश पे कब्जा था और उनके कब्जे से, उनके आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए भारत ने प्रयास किया और वो मुक्त हुए और गोवा, दीव, दमन को संघ राज्य का अंग बना। उसको अपने राज्य में भारत का संघ राज्य बना दिया गया। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 में भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था और इसका परिणाम जो है रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन वर्ष 1962 में रेखा युद्ध क्षेत्र में हुआ। देखो यहाँ पे चित्र दिया है बेटा बच्चों, यहाँ चाइना और भारत के बीच देखो मैकमोहन रेखा कैसे कैसे गई है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार भी थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनका जो योगदान था वह बहुमूल्य था। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1965 में शुरू हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर फिर से एक बार युद्ध हुआ। दोनों देश कश्मीर को लेकर जो समस्या हुई भारत और पाकिस्तान में, तो उसको सोवियत यूनियन के मध्यस्थी लेकर, यानी जो बीच में लेकर उसको बचाव करने का प्रयास किया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और भारतीय जवान दोनों का महत्व उन्होंने बताया है। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। बच्चों, जानते हो इंदिरा गांधी कौन है? बच्चों, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनके कार्यकाल में
पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान में दमन नीति का अवलंबन किया। पूर्व पाकिस्तान में लोगों को मारना पीटना शुरू किया और वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्व पाकिस्तान की समस्या का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी जो है भारत में आ गए। शरणार्थी का मतलब होता है हमारे शरण में आने वाला, फिर उसको हमारे भारत में उनको शरण दिया गया। वर्ष 1970 का दशक, वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना यह हमारी नीति थी। हमारा नीति यह था कि हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे लेकिन शांति के लिए करेंगे। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। देखो यहाँ पे चित्र दिया है राजस्थान का पोखरण स्थान, यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया। अच्छा बच्चों बताओ राजस्थान में ही क्यों किया गया परमाणु परीक्षण? मैं बताती हूँ। इसलिए किया गया कि यहाँ का जो सबसे पहले तो यहाँ की जनसंख्या कम है, जो है पोखरण है वहां पर जनसंख्या कम है और यहाँ पर जल का स्रोत नहीं है, इसके लिए यहाँ पर परीक्षण किया गया। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघ राज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार संघ राज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम जो है हमारे देश में संघ राज्य में स्थापित हुआ और उसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी दशक में, यही जो 10 साल था, इसके बीच में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई, यानी हलचल उत्पन्न हुई, शांति नहीं था उस समय। वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया और इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय ने उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने चित्र दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, यहाँ पर उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। इसका विरोध जताने के लिए पूरे देश में हड़तालें हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ। फलस्वरूप परिस्थिति और ज्यादा विकट और जटिल बन गई। देश के कानून और व्यवस्था जो है एकदम चरमरा गई और उस स्थिति में आपातकालीन स्थिति लागू कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के जो अधिकार थे वो रोक दिए गए और प्रशासन रोकने के कारण क्या हुआ कि प्रशासन फिर अनुशासन में आ गया। लेकिन प्रशासन तो अनुशासन में आ गया लेकिन मानवों को जो अधिकार प्राप्त था वो अधिकार कम हो गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि 1975 से लेकर 1977 यानी 2 साल तक रही। इसके पश्चात फिर से चुनाव संपन्न कराए गए, फिर से चुनाव हुआ। आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए, उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी आई और जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी यानी इंदिरा गांधी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बच्चों देखो ये पहला चित्र जो है मोरारजी देसाई का है, उन्होंने कांग्रेस को पराजित करके वो प्रधानमंत्री बने। परंतु इनकी नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी थी उनमें आपसी मतभेद हुआ यानी झगड़ा हुआ और इसके कारण ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। दूसरा फोटो जो है चरण सिंह का है, चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए ही रही। फिर 1980 में फिर से चुनाव हुआ और फिर से इंदिरा गांधी फिर से जीत गई और कांग्रेस पार्टी में फिर से वो आ गई। वर्ष 1980 का दशक, इस दशक में भारतीय राजनीति व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब सभी लोग जानते हो, पंजाब में सिखों ने आंदोलन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान हमारे
जैसे हिंदुस्तान है उसी प्रकार खालिस्तान राज्य की उन्होंने मांग की कि खालिस्तान को अलग कर दिया जाए। यह आंदोलन बहुत ही उग्र और भयानक स्वरूप का था और इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान इसका साथ दे रहा था। वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, ये देखो स्वर्ण मंदिर का चित्र है, स्वर्ण मंदिर में उन्होंने आश्रय लिया। आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित करने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। पाकिस्तान से मिले हुए थे तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे वो इस मंदिर में छुपे हुए थे और इस छुपे हुए मंदिर में जो आतंकवादी उनको निकालने के लिए भारतीय सेना को वहां पे भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इस कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा नामक संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। फिर 1983 में इंदिरा गांधी का निधन हुआ। इंदिरा गांधी का निधन होने के पश्चात वर्ष 1984 में उनका बेटा, इंदिरा गांधी का पुत्र यानी बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ले ली। प्रधानमंत्री पद का जो जिम्मेदारी थी वो अपने हाथ में ले ली। उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किए। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी उसको हल करने की शुरुआत की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के लिए श्रीलंका के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन दिया था और इस संदर्भ में उनके द्वारा जो प्रयास किया उन्होंने, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोप की खरीदारी में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। देखो यहाँ पे दिया है बोफोर्स कंपनी द्वारा जो यहाँ पे तोप वगैरह बनती है उसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो उनको ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, उनकी कड़ी आलोचना हुई, यानी उनकी बहुत बुराई की गई। इस अवधि में चुनावों में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया और आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। इसके पश्चात अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये राजीव गांधी के बाद ये प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण नीति को निर्धारित किया। यह उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवाद को या झगड़ों के कारण अधिक समय तक वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कौन बना? चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी थोड़े समय, अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए रही। वर्ष 1911 में चुनाव के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की। 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना शुरू हुआ। जम्मू और कश्मीर में फिर से असंतोष का निर्माण हुआ। वहां चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों ने कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर में रहने वाले पंडित को वहां से भाग जाने के लिए विवश कर दिया। यह समस्या बहुत ज्यादा गंभीर बनती गई और इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया। यानी ऐसा लगता था आतंकवाद आ गए हैं।